स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं टॉपिक चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस स्टडी, जिसका कोड नंबर है 054। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर शुरुआत करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संगठन, विदाउट ऑर्गेनाइजिंग के एक एम्प्लॉय और उस मैनेजमेंट में करने वाले जो भी वर्कर काम करते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं बोल पाएंगे। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जहां टास्क को कंप्लीट करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं, विदाउट ऑर्गेनाइजिंग के नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द मस्ट इन एनी मैनेजमेंट। ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर है आपका, चैप्टर 5 है ये बिजनेस स्टडी में, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का टॉपिक शुरुआत करता हूं, ऑर्गेनाइजिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। जो ग्रुप होता है एम्प्लॉयमेंट का और मैनेजमेंट का, जो ग्रुप हुआ वो हुआ आपका ऑर्गेनाइजिंग। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजिंग इज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेट प्लान इनटू एक्शन। आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो था 4th चैप्टर प्लानिंग। तो प्लान जो बनाया गया है उसको ट्रांसलेट करना एक्शन टू एक्शन, दैट इज एन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको ये भी कंफर्म है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है 5 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है आपका सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। ओके, ऑर्गेनाइजनल स्ट्रक्चर विच इंक्लूड, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बनाया जाता है? ऑर्गेनाइजनल स्ट्रक्चर। तो उस ऑर्गेनाइजनल स्ट्रक्चर में हम जो इंक्लूड करते हैं वो पॉइंट है: डिजाइनिंग ऑफ रोल टू बी फिल्ड बाय स्किल्ड पीपल। जो एम्प्लॉय हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी स्किल को डिजाइन करना, कि कौन कौन सा एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन सी एबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर उसको डिजाइन करना और उनकी स्किल को और बाय ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट करना। तो एक तो पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है आपका, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग द वर्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग में ये देखा जाता है कि कौन सा वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टास्क कंप्लीट करना जा रहा है या टास्क कंप्लीट करता है। वर्कर तो बहुत सारे होते हैं, उन वर्करों को आइडेंटिफिकेशन करना अकॉर्डिंग टू ग्रुप, अकॉर्डिंग इज एलिजिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेजिबिलिटी, ये सब इनके बेस पर उनको ग्रुप बनाकर उनके वर्क को डिवाइड करना। तो ये है आपका पॉइंट, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को भी जो भी रूल फॉलो होते हैं उससे पहले ये पॉइंट माइंड में होने चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है इसका मतलब है संगठन, जिसमें एक ग्रुप यानी कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट सारे मिलकर अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। उसके हिसाब से जो भी वर्कर हैं उनकी एलिजिबिलिटी, उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज के बेस पर उनको अलग अलग डिवाइड कर देना, ठीक है। और यदि उनके अंदर कुछ कमी है तो उनको बाय ट्रेनिंग उनकी स्किल को इम्प्रूवमेंट करना। ओके, ये है आपका ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट टॉपिक। ओके बेटा, आगे चलते हैं। यस बच्चों, अभी आपको बताया ऑर्गेनाइजिंग का मीन्स क्या है। उसका अगला स्टेप है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक ऑर्गेनाइजिंग को बनाने से पहले हमें कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से प्रोसेस यूज करने होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो पॉइंट है आपके सामने। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क।
सेकंड पॉइंट है डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसे हम ग्रुपिंग ऑफ वर्क कहते हैं। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और नंबर 4 पर है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेप्स ये लेते हैं कि आपको अपने गोल को अचीव करना है। गोल को अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट के साथ साथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के साथ मैनेजमेंट दोनों का एक साथ तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तालमेल होगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट आ रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। अब आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? आइडेंटिफिकेशन करना किसका? एम्प्लॉयज का। जिस एम्प्लॉय के अंदर जो एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके बेस पर हम उस एम्प्लॉय को कहा जाता है कि भाई आपको ये टास्क को कंप्लीट करना है। तो अपने डिवीजन को आप आराम से तसल्ली से कंप्लीट कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क में जो वर्कर जिसके लायक होगा, जिस काम के लायक होगा, उसी को एलिजिबिलिटी के बेस पर उसको वो टास्क कंप्लीट करने को दिया जाएगा। क्योंकि मेन गोल क्या है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने गोल को अचीव करना। तो डिवीजन ऑफ वर्क में एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आप बैंक जाते हैं, बैंक में आपने देखा होगा कि 8, 10, 15 लोग उसके अंदर वर्कर काम कर रहे होते हैं। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, विड्रॉ करते हैं आप कैश को, कैश डिपॉजिट करते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं, चेक के बारे में नॉलेज लेते हैं, लोन डिपार्टमेंट से डिस्कस करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स में जो भी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया गया है, दैट इज अ डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क में कि जिस वर्कर के अंदर जो आसानी से अपनी स्किल के बेस पर और स्मूथली उस टास्क को कंप्लीट कर सके, तो उसको बोला जाएगा डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में आपको मैंने पॉइंट आपको क्लियर किया। सेकंड पॉइंट आता है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट, जब आपने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, जब डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया तो सेकंड पॉइंट आपका आएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी डिपार्टमेंट। डिवीजन ऑफ वर्क, उसके साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड कर दिए जाते हैं, जिससे आसानी रहती है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा वर्क कर रहा है। तो वो जो डिपार्टमेंट है स्मूथली आराम से उस टास्क को, अपने गोल को इफेक्टिवली एफिशिएंटली तरीके से गोल को अचीव कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट देना। सेकंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग एम्प्लॉय को डिवाइड कर देना अकॉर्डिंग हिज एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर। ठीक है, तो ये हुआ आपका ग्रुपिंग ऑफ वर्क। ग्रुप बनाकर टास्क को कंप्लीट करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन को अलग अलग डिवाइड कर देना। तीसरा पॉइंट आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी से मतलब कि जो वर्कर को जो भी काम दिया गया है, टास्क कंप्लीट करने को दिया गया है, तो उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसकी ही अकाउंटेबिलिटी होगी कि आपको अकाउंटेबल क्या करना है कि जो भी आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो आपको ड्यूटी देते समय बोला गया था कि आपको टास्क को कंप्लीट करना है। जब कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है तो उसकी ड्यूटी पहले से बता दी जाती है, उसको टाइमिंग बता दिया जाता है कि आपको इतने टाइमिंग में इतना प्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, प्रोडक्शन बनने के बाद मार्केट में आपको इतना सेल करना है, इतनी आपकी गेनिंग रिकवरिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग योर कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट जो हैं आपके इसमें आते हैं बेटा। असाइनिंग ऑफ ड्यूटी के टाइम पर एम्प्लॉयज को दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने टास्क को विद इन आवर, जो भी उसको टाइमिंग दिया गया, डेज दिए गए हैं, अपने काम को कंप्लीट कर सकता है। ओके, तो उसके बाद जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी उसी की होगी जिसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आपका एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है? इसमें एक सिंपल सा एक पॉइंट है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर को अकाउंटेबिलिटी देनी होगी कि जो भी इसके स्टोर में रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल के साथ साथ जो भी प्रोडक्शन बना के देना है, तैयार करके देगा वर्कर। ठीक है, क्योंकि हर एक सुपरवाइजर के साथ जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो सबऑर्डिनेट के साथ जो सुपरवाइजर होगा, जैसे प्रोडक्शन इंचार्ज है तो प्रोडक्शन इंचार्ज को अकाउंटेबल होगा कि भी रॉ मटेरियल है या खत्म हो गया है, उसकी व्यवस्था करना, उसको अरेंज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी देगा प्रोडक्शन मैनेजर कि जिस चीज की जरूरत है अदर एम्प्लॉय को
कि ये टास्क तभी कंप्लीट होगा या प्रोडक्शन बनके तैयार होगा जब हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। तो रॉ मटेरियल की जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रोडक्शन मैनेजर की, जो अकाउंटेबिलिटी के साथ अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉय का अपना साथ देगा। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि जो टास्क दिया गया है अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग ही आपको टास्क को कंप्लीट करना है। तो 4 पॉइंट है। सबसे पहला फिर मैं रिपीट करता हूँ, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। पहले काम को डिवाइड कर देना, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क, आपने काम को डिवाइड कर दिया। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटल के हिसाब से ग्रुप को डिवाइड कर देना। और स्पेशलिटी से मतलब कि कुछ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जो स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, कि आपको स्पेशल प्रोडक्शन बना के तैयार करना है। तो स्पेशलिटी प्रोडक्शन कब बनके तैयार होगा? जब आपको डिपार्टमेंटल वाइज के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने अपने एम्प्लॉय को डिवाइड कर देंगे। तीसरा क्या होगा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब जब डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, डिपार्टमेंटल बन गए, तो असाइनिंग ऑफ ड्यूटी। असाइनिंग ऑफ ड्यूटी में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी कि भाई आपको ने टास्क कंप्लीट किया, कब किया, कैसे किया, क्यों नहीं किया तो कितने समय में किया। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इस पॉइंट में आएंगी। नंबर 4 पर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टैब्लिशिंग रिलेशन रिपोर्टिंग का मतलब कि जो भी आपने टास्क कंप्लीट किया है या नहीं किया है, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? प्रोडक्शन मैनेजर की, यदि वो स्टोर में काम कर रहा है तो, और उसके अंडर में जो वर्कर काम कर रहे हैं। अगर स्टोर कीपर वगैरह जो भी हैं, जो वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं, यदि वो प्रेजेंटेशन मांगते हैं कि भाई हमें ये चीज कम पड़ रही है, ये सामान कम है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर। ये उसको अकाउंटेबिलिटी देनी होगी कि टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ। ये 4 पॉइंट थे आपके ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट में। इसी के साथ साथ आगे हम चलते हैं। यस, ऑर्गेनाइजिंग का मीन्स बताने के बाद फिर आपको मैंने बताया था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा अगला पॉइंट जो है बेटा वो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो आपके सामने है। पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, सेकंड पॉइंट है आपका क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, नंबर 3 पॉइंट है आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 4 है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, और नंबर 5 पे है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 5-7 पॉइंट हैं। इसमें आपको मैं 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पहला पॉइंट जो आ रहा है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या है कि जब एम्प्लॉयज को किसी पर्टिकुलर टास्क को दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है, तो जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, एक स्पेशलिटी आ जाती है इस प्रोडक्शन के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि जब वर्कर को एक साथ सारे काम दे दिए जाएंगे तो इनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा आ जाएगा। तो वर्कलोड को कम करने के लिए पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है कि वो अपने अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर सकें, जिससे कि एक स्पेशल प्रोडक्शन बनके तैयार हो सके। तो स्पेशल प्रोडक्शन बनके तैयार कब हो पाएगा? जब हम जो भी वर्कर हैं उनको हम एक पर्टिकुलर टास्क दिए जाएंगे और पर्टिकुलर वर्क दिया जाएगा, तो उसके बेस पर वो अपने प्रोडक्शन के अंदर एक स्पेशलिटी लेके आ सकता है, जिससे मार्केट में वो अच्छा पैकअप कर सकता है, मार्केट में अच्छा वो सेलिंग हो सकता है। तो ये है आपका बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब वर्कलोड कम होगा एम्प्लॉय के ऊपर तो वो पर्टिकुलर टास्क को अच्छे से अचीव कर सकता है। ओके, तो पहला पॉइंट। नेक्स्ट आपका क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप क्या है कि जिस एम्प्लॉय को जो भी काम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, उसके साथ साथ उसको अकाउंटेबिलिटी तो बाद में देनी होगी, लेकिन उससे पहले उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया गया है तो उसमें एम्प्लॉय के साथ किसी का कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए कि किसी तरीके का। तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जो भी वो काम कर रहे हैं चाहे ग्रुप एम्प्लॉय के साथ, मैनेजमेंट के साथ, तो उनका जो रिलेशन है वो बिल्कुल क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी यदि प्रॉब्लम है तो वर्कर अपने मैनेजमेंट से कह सकता है कि मुझे इस काम में किसी टास्क को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए विद अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। क्लियर। नंबर तीसरा पॉइंट है आपका
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब इफेक्टिव रिलेशनशिप क्या है बेटा, ये इसमें क्या है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा जब जो एम्प्लॉय के साथ मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है वो अथॉरिटी दी जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिया जाए तो अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। तो उसके लिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय के साथ कैसे हमें बिहेव लेके चलना है, चाहे उनकी सैलरी से रिलेटेड पॉइंट हो, चाहे उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई पॉइंट हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का इफेक्टिव सही होना चाहिए एक मैनेजमेंट का एक वर्कर के साथ। यदि एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से लेकर चलेगा, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन तभी हो पाता है कि जब एक फ्रीडम दी जाए एक एम्प्लॉय को कि आप अपने हिसाब से टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना। तो जब पूरी फ्रीडम मिलती है टास्क को कंप्लीट करने की, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, तो जो एम्प्लॉय है अच्छे से अपने काम को इफेक्टिव तरीके से काम कर सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें मैनेजमेंट और वर्कर दोनों मिलकर एक साथ काम को कंप्लीट करके लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल क्या है बेटा, कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल के अंदर हमें ऑर्गेनाइजिंग क्रिएटिविटी अमंगस्ट द मैनेजर, यानी कि हमें अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डे बाय डे अपडेट करने के साथ, नई नई क्रिएटिविटी के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ नया प्रोडक्शन तैयार करना होगा। वो कब हो पाएगा, जब हम न्यू क्रिएटिविटी लेके आएंगे प्रोडक्शन के साथ बनाने के लिए एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय को जो अपडेट होना होगा, जो न्यू स्किल के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू मशीन के साथ, कि कैसे इसके अकॉर्डिंग काम को, अपने टास्क को कंप्लीट करना है एक अच्छा प्रोडक्शन मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनाइजिंग क्रिएटिविटी अमंगस्ट द मैनेजर। इसमें मैनेजर की जो भी ड्यूटी है कि मैनेजर को अपने आप को अपडेट रखना होगा, उसके साथ साथ जो भी इसको अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय के साथ एक अच्छे से मीटिंग लेकर उनको टाइम टू टाइम अपने एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूट करना कि प्रोडक्शन मार्केट में क्या चल रहा है, हमें क्या करना है। नई नई क्रिएटिविटी के साथ एक मैनेजर को अपडेट होना होगा, जिससे कि एक एम्प्लॉय एक मैनेजर के साथ अच्छे से अब उसके अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग अपने टास्क को कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्रिएटिविटी अमंगस्ट द मैनेजर। ओके, तो मैनेजर ही एक अच्छे से अच्छे अपने एम्प्लॉय को अच्छा प्रोडक्शन बनाने के लिए क्रिएटिविटी और अपनी ओपिनियन देता है एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब एक मैनेजर के पास, एक मैनेजमेंट के पास रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज क्या क्या हैं आपके। एक तो होता है आपका ह्यूमन, सेकंड कौन सा हो गया आपका फाइनेंशियल, नेक्स्ट हो गया आपका मटेरियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंस, मटेरियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन, ये तीन जो हैं, ह्यूमन यानी कि काम करने वाला, और काम तभी हो पाएगा जब कैपिटल मनी होगा, तो उसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, और फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी साथ साथ क्या होगा, जब फाइनेंस होगा तो अपने आप मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोडक्शन बनाने के लिए वो अवेलेबल होने चाहिए। तो ये है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें ह्यूमन, फाइनेंशियल और आपका मटेरियल रिसोर्सेज होगा। तो अच्छे से एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बनके तैयार होगा। ठीक है बेटा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, एक तो फाइनेंस, एक ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के साथ साथ एक प्रोडक्शन अच्छे से बनके तैयार हो सकता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है तो ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस है 5 पॉइंट जो आपके सामने फिर रिपीट कर रहा हूं। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी एंड वर्किंग रिलेशनशिप, तीसरा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, और लास्ट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 5 इंपॉर्टेंस है जो आपको माइंड में सेट रखनी होंगी कि ये ऑर्गेनाइजिंग की एक इंपॉर्टेंस है। तो ये लेक्चर मेरा आज का यही होगा फिनिश। बुक की लैंग्वेज आप लोग पढ़ ही रहे हैं, बुक में सब लिखा हुआ है, फिर भी मेरी कोशिश है, मैं बार बार बोलता हूं कि एक इजी लैंग्वेज में जो बच्चे आसानी से समझ सकें और बोर्ड के लिए तैयार अपने आप को कर सकें, ये मेरी एक हेल्प है उन बच्चों के लिए जो अच्छे से अभी तक वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और ऐसे आप लोग अपना प्यार देते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। एडीएस कॉमर्स इस चैनल का नाम, जिसमें आज मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग का एक फर्स्ट पार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है, तो उसको आप देखिएगा,
ताकि आपके माइंड में टाइम टू टाइम सेट होता रहे। जब भी आपको टाइम मिले घर पर आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो आपके पास होगी, एक टीचर आप तक पहुंच रहा है वीडियो के माध्यम से, तो आपको टाइम टू टाइम नॉलेज मिलती रहेगी कि सर ने क्या बताया। आपके पास किताब तो बहुत कम होती हैं आपके पास, लेकिन मोबाइल आपके पास 24 घंटे रहता है। तो जब भी आपको लगे कि यार थोड़ी तैयारी करनी है, तो आप मोबाइल खोलकर जो भी टीचर लेक्चर दे रहे हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उनको आप देखते रहिए, सुनते रहिए, ताकि आप आगे से आगे और इम्प्रूवमेंट करते हुए अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें। ठीक है बेटा, चलो फिर आपसे मिलेंगे आगे। तो आज का टॉपिक मेरा यही फिनिश होता है। आप सभी को नमस्कार एंड गुड नाइट। थैंक यू।